जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक। और इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1857 वाला वो जो युद्ध है। लेकिन लेकिन इसको पढ़ने के पहले हम लोग ये बात करेंगे। ठीक, पहले मैं सिर्फ बोल दिया करता था कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा और ऐसा होना भी चाहिए कि बिना देखे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बोल दूंगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप क्यों ट्रस्ट करोगे? हम भगवान थोड़ी ना हैं। ठीक, मास्टर हैं, हो सकता है पैसा रुपए लेके बोल रहे हों। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए ये चैप्टर क्यों पढ़ें और पढ़ें कि छोड़ दें इसको, पढ़ें कि छोड़ें इसको। सबसे पहले तो ये देखिए भाई, कुछ भी नहीं ना पढ़ लेंगे। मैं जो भी पढ़ाता चला जाऊंगा वो पढ़ लेंगे आप। अरे भैया इतना लंबा आप सोचिए। लोग कहते हैं, एक बात मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं कि घटना चक्र पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो पूरा। ठीक, और प्लस इसके साथ में लूसेंट पढ़ लो तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मुझे ले चल के आप मतलब ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे मैं दावा कर रहा हूँ कि घटना चक्र और लूसेंट इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब ऑनलाइन दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये दोनों किताब कोई पढ़ ले और प्लस करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 80% क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ठीक, तो कोई माई का लाल नहीं है। मतलब अब सही करे गलत करे वो उसका दावा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 100+ प्रश्न यहां से फंस जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्वालिफाई, भैया दोनों किताब लेके रखे हुए हो, पढ़ रहे हैं, नहीं हो कहोगे मेरे पास दोनों किताबें, हम तो पढ़े हैं, हम क्वालिफाई। अगर आप मुझे कोर्ट में ले चल के खड़ा कर देंगे ना, कोर्ट में, लेकिन खड़ा होने के पहले ये भी दावा कर दूंगा कि कम से कम अगर मैं 100+ प्रश्न, 100 से अधिक दिखाऊंगा, 85 गया था ना मेरिट, 85+ ना, 100+, कम से कम 110+ दिखा दूंगा, 110+। आप विश्वास नहीं करोगे, ये दोनों किताबें मिला करके और प्लस करंट अफेयर साथ में, प्लस करंट अफेयर की किताब, ठीक ना, कोई भी एक किताब निकाल दूंगा, कम से कम 110+ प्रश्न निकाल दूंगा इन्हीं 2-3 किताबों से। ठीक ना, मतलब घटना चक्र की सातों सीरीज, लूसेंट और करंट अफेयर, 110+ प्रश्न निकालूंगा, कम से कम 25 प्रश्न ज्यादा निकालूंगा आपके कट ऑफ से। ठीक, लेकिन लेकिन आप एक बात बताइए कि घटना चक्र में 3400+ पेजेस हैं। यूपी में, यूपी वाला जोड़ देंगे तो 3500+ पेजेस घटना चक्र में हैं। ठीक, प्लस लगभग 400+ पेजेस लूसेंट में है, और इसके 400 पेजेस इसके कम से कम 2000 पेजेस के बराबर हैं। ठीक, क्योंकि एकदम फैक्ट लोडेड है एकदम से, ये तो इसकी तरह खाली खाली नहीं और ना रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो 400 पेज है, इसको आप कम से कम 1200 पेज के बराबर मान लीजिए घटना चक्र के। तो 35 2 37 4700 पेज, और 200-300 पेज तो करंट, 300 280 270 पेज के आसपास आती है घटना चक्र चाहे घटना सार। तो अब 300 पेज वो जोड़ लें, तो क्या 5000 पन्नों के तथ्य, 5000 पन्नों के जो तथ्य हैं, ठीक है मैंने बोल दिया यही दो हैं, लेकिन क्या 5000 पन्नों के तथ्य जो है वो याद करना, वो पढ़ लेना, पढ़ के याद कर लेना, और याद करके एग्जाम के पहले रिवाइज कर लेना, क्या ये आसान काम है? आप खुद सोचिए, देखिए आसान काम है? बात सही है, इन्हीं से आता है। और जो लोग बेवकूफ बनाते, जो लोग कहते हैं कि इन दो किताबों से नहीं आता, ठीक, मैं तो कह तो रहा हूं कि अगर आप, मैं कोर्ट में खड़ा होने के लिए तैयार हूं, अगर इन दोनों किताबों से अगर मैंने 110 प्रश्न नहीं दिखाए, 7 पार्ट घटना चक्र और लूसेंट, मैं बोल तो रहा हूँ कचहरी में, मतलब जज के वकील के सामने खड़ा होने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं दिखा दिया तो 10 लाख रुपए का दावा भी ठोक दूंगा वहीं पे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये वीडियो में ये भी बोल रहा हूँ कि कोर्ट में खड़ा होने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन जो खड़ा करेगा, अगर मैं दिखा दिया तो 10 लाख रुपए का दावा भी ठोक दूंगा उसके ऊपर, हर जाने के रूप में। ठीक ना, तो भैया क्योंकि हो सकता है
कौन मेरा वीडियो देख रहा है? कुछ लोग को हंसी आ रही होगी कि सर क्या बोल रहे हैं। कई होंगे इसमें एक आध जो इतने खुराफाती कि वो दावा भी ठोक देंगे, आइए चलिए कोर्ट में दिखाइए। तो मैं दिखा तो दूंगा, दिखाऊंगा, मेहनत लगेगा खोजने में, लेकिन मैं खोज के दिखा दूंगा। और अगर नहीं दिखाया तो कम से कम 50 लाख रुपए मैं दूंगा। लीजिए, ये भी बोल दिया, कम से कम अगर 110 प्लस प्रश्न नहीं दिखा तो 50 लाख रुपया मैं दूंगा। ठीक ना? आपसे तो 10 ही लाख रुपए बोल रहा। ठीक, मतलब हल हो जाएंगे। ठीक, चला जाए अब आगे। लेकिन बात अब ये है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ सेलेक्टेड चैप्टर पे हम लोग फोकस करेंगे, उनके कुछ सेलेक्टेड फैक्ट्स पे फोकस करेंगे। ठीक, उतना पढ़ना हमारे लिए आसान नहीं है 5000 पन्नों को रिवाइज करना। कुल कहने का मतलब ये था, शायद बात मेरी लंबी हो गई थोड़ी, उसके लिए क्षमा कीजिएगा आप लोग। तो क्यों पढ़ना जरूरी है, ये देखिए, ये देखिए, बीपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा है रैयतवाड़ी सिस्टम से, नहीं पूछा है? हाँ, तो नहीं बताओगे, नहीं पढ़ोगे इसको, ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, कहोगे एक के तो प्रश्न पूछा है 2 साल पहले, वो भी कह रहे हैं पढ़ने के लिए, मत पढ़ो। यूपी पीसीएस 2020 में नहीं पूछा है इसी से प्रश्न। हाँ, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा है। हाँ, आर्थिक स्थिति से, ये उसी का चैप्टर का क्वेश्चन है। यू आईएएस में नहीं पूछा है 2024 में इस चैप्टर से, देखिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, 2016 में आर ओ 3-4 तो एग्जाम हुआ, हर साल तो होता नहीं है, 3-4 एग्जाम पहले का आप नहीं पढ़ेंगे? ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आप? बताइए। ये देखिए यहाँ पे बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ है। ठीक ना? देखिए ऊपर थोड़ा दिखेगा, महालवाड़ी सेटलमेंट 2022 में, तो लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, बीपीएससी पूछ रहा है, यूपीपीसीएस 2020 में पूछ रहा है, आरओ 2016 में पूछा है, आईएएस 2014 में पूछ रहा है, यूपी आरओ में 2021 में पूछ रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे फिर यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा है, बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछ रहा है। ठीक ना? री एग्जाम 2024 में पूछ रहे हैं, यहाँ पे है। ठीक, फिर यहाँ पे आईएएस प्री 2020 में पूछा हुआ है, फिर यहाँ पे 1857 का युद्ध आ जाएगा। 1857 के युद्ध में यहाँ से फिर 1857 का युद्ध 2020 में पूछा हुआ है। फिर यहाँ पे शायद कट गया, 2020 में पूछा हुआ है। यहाँ पे 2022 में, 2028 में, 2024 में छत्तीसगढ़ में, 2024 में पीसीएस में। नहीं पढ़ोगे ये चैप्टर? 1857 का युद्ध नहीं पढ़ना है, पीवाईक्यू नहीं पढ़ना है इसका मतलब, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ से, मतलब 10-12 क्वेश्चन सीधा सीधा दिखा दिया इन्हीं 2 चैप्टर से सर, पिछले 5 साल, यानी हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल 1-2 क्वेश्चन सिर्फ, यानी कि लगभग 1-1, 2-2 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से पूछ रहा है। ठीक ना? 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछ रहा है दोनों चैप्टर्स मिलाकर के। तो छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, पूरी कहानी पढ़ डालिए और ये चैप्टर आप छोड़ दीजिए। ठीक, तो जिसको असफल होना है वो लोग छोड़ के चले जाएं। अब मैं दिखा दिया करूंगा कि इस चैप्टर से प्रश्न भी आए हैं या नहीं आए हैं, और आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो जिसको फेल होना है वो जाकर के इधर उधर के की चीज़ें पढ़े, जिसको पास होना है वो, मैं सीधा प्रूफ आपको दिखा दिए, इन चैप्टर से 10 बार प्रश्न आ चुके हैं। ठीक, लेकिन अगर अब भी अहमियत ना समझ में आए तो पट्टी बांधे घूमी आँख पे, तो अब मैं क्या करूँगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत की संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक, भारत में उपनिवेशी शासनकाल होम चार्जेस, ठीक ना, होम चार्जेस जो थे भारतीय संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। वो निधियां जो हमें होम चार्जेस का संघटक थी, ठीक ना, जिनसे यानी कि बनता था, जिनसे कंप्राइज होता था वो, ठीक है ना, वो क्या थी, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाती थी, और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग की जाती थी। मैं ज़्यादा बकवास तो नहीं कर देता हूँ, और बकवास करता हूँ तो भी सुनिए। ठीक है, हमसे ज़्यादा बकवास पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, जो कम से कम 1 आध घंटा खाली फालतू मोटिवेशन ही देते रहते हैं। मैं तो कम से कम आपको पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ठीक, क्यों बताता हूँ, आप इस बात को समझिए कि मैं पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में कंप्लीट करा रहा हूँ, और इसका व्यू जाता है मुश्किल से 300 से 400, 300 से 400। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी बच्चे हमारा ही वीडियो देखें, हमारी वीडियो से वो होगा। ठीक, लेकिन आप सोचिए, जहाँ 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं,
उसमें से 300 बच्चे यहाँ पे PYQ देख रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर मान लीजिए 100 कोचिंग होगी कुल मिला करके, 100 कोचिंग, 100 पे बटे होंगे बच्चे अलग से, तो भी तो 10 लाख का बहुत ज़्यादा होता है ना हिस्सा। तो मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं है कि कितने लोग देखें, मुझे तो जो फीस मिलनी है मुझे मिलती है, चाहे 1 लोग देखें, चाहे 75 लोग देखें, चाहे 75,000 लोग देखें, मुझे सेम अमाउंट जो है कोचिंग पे करती है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन समस्या मुझे ये लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, इम्पोर्टेंस नहीं बच्चों को समझ में आ रही, ठीक है ना। हम मान रहे हैं सभी बच्चे नहीं देखते होंगे, पढ़ते लिखते होंगे, लेकिन आप बताइए 20 मिनट में, 10-15 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप ऑडियो के वे में भी सुन सकते हैं इसको, लेकिन वो भी नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं भी, ऐसा नहीं कि मैं सोसाइटी से अलग हूँ, लाइब्रेरीज में नहीं जाता हूँ, देखता हूँ लोग इतने मोटे मोटे पोथे लेकर के पढ़ते रहते हैं। पढ़ो भैया। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। इसलिए भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, और इसका कारण क्या था? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह देना। वो क्या करते थे? भूमि संपत्ति में अपने पैसे निवेश करते थे, ना कि उद्योगों में। इस्तिमरारी बंदोबस्त, अभी यही ना था जी, परमानेंट सेटलमेंट, अभी यही पढ़े हो ना अभी जब क्वेश्चन दिखा रहा था, तो परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ये कॉर्नवालिस 1793, ये सब अभी हम लोग देखे हैं ना अभी पीछे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक ना। स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब इस्तिमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब किसको कहा जाता था? ये सब एक ही थे, ठीक। उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई तो गूगल कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। स्थायी बंदोबस्त किया गया है, किससे किया गया था स्थायी बंदोबस्त? कृषकों से कि जमींदारों से? जमींदारों से किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, और कब लागू किया था? 1793 में लागू किया गया था। फिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे, और अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किए थे। इसका कारण क्या था? इसके पीछे कारण क्या बताया गया? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण जो है वो नहीं रह गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण भू राजस्व का राजस्व निर्णय था। द रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार वॉज टू डिटरमाइन द लैंड रेवेन्यू। हिंदी थोड़ा सा दिक्कत कर दिया यहाँ पे, मतलब लैंड रेवेन्यू, कुल मिला के लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही तो था। जितना सेटलमेंट, ये परमानेंट सेटलमेंट है, ही सेटलमेंट है, वो सेटलमेंट, जितना ये सब किया जा रहा था, ठीक है, इस्तिमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, ठीक ना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो ये जितने तरह के थे ये सब क्या थे? लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। लैंड रेवेन्यू, लैंड से रेवेन्यू निकालने के लिए ही तो ये बंदोबस्त सारे किए गए थे। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों को के अधिकार का संरक्षण बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा किया गया था। यह अधिनियम कब आया था? 1885 में। अलेक्जेंडर रीड, मुनरो, एफी स्टोन, विंगेट, गोल्डस्मिथ were associated with the introduction of रैयतवाड़ी system in British rule in India। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे वो कौन था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन लाया था? स्थायी बंदोबस्त तो कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन लेकर के आया था? टॉमस मुनरो, ठीक ना। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू की गई थी? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो कहाँ पर? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। कहाँ पर? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया जा चुका है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण और पश्चिम भारत में। कहाँ पर? जो रैयतवाड़ी भू राजस्व था वो दक्षिण और पश्चिम भारत में ही ज्यादातर प्रचलित था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन क्या है? किसानों द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। यानी कि इस भूमि से कितना जो है मूल्य लिया जा सकता है, कितना प्रोडक्शन हो सकता है, उसका निर्धारण किया जाता था।
वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। वो कौन सी? रैयतवाड़ी। रैयत मतलब होता ही था किसान, रैयत मतलब ही किसान होता था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भूभागों पर अलग अलग भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों के एक अलग अलग वर्ग बन गए थे। ठीक? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी कब स्थापित की गई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1839 में। कब? 1839 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 में। जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में लागू की गई थी। 12 बलूट व्यवस्था महाराष्ट्र में, मिरासी व्यवस्था तमिलनाडु में और अडाडे व्यवस्था जो है वो कर्नाटक में लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल प्रतिशत का कितना व्यय हुआ करता था? 40%। कितना? 40%। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो है वो किसने दी थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो है वो किसने दी थी? यानी भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा यानी कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटिश को निर्यात कर दिया जाता था। उसके लिए भारत कोई प्रतिफल नहीं, यानी कोई उसके एवज में जो है कोई रिटर्न नहीं दिया जाता था। तो यही ड्रेन थियरी कहलाई। ये किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। ये प्रश्न ही कम से कम 5 से 7 बार पूछा जा चुका है। यही इकलौता प्रश्न। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। ठीक ना? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन वही बात है। ठीक ना? ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन का निकासी और स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। यानी कि इट इज ट्रू अबाउट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया जनरली हैड अ फेवरेबल ट्रेड बैलेंस बट द फॉर्म ऑफ ड्रेन वेल अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट। यानी कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि ट्रेड बैलेंस फेवरेबल था, लेकिन क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ ज्यादा हुआ करता था। ठीक ना? ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो ज्यादा था। लेकिन ये दोनों जो कथन है वो समझ में, दोनों अलग अलग चीजें। इसको बाद में बताता हूँ थोड़ा मैं। उपनिवेश आर्थिक जो है औपनिवेशिक शासन कि जो आर्थिक आलोचक थे वो कौन कौन लोग थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। कौन? आर.सी. दत्त। ठीक ना? आर.सी. दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त थे। ठीक ना? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रेनाडे एंड सर सैयद अहमद खान। इट वाज सर सैयद अहमद खान who did not believe in दादा भाई नौरोजी's drain theory। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? 1901 में लिखी गई है। और किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल का टिकट पर चुनाव लड़ा था। ठीक ना? वो कौन सा दल था? उदारवादी दल। कौन सा दल था? उदारवादी दल। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है। भारत का आर्थिक शोषण के बारे में इन्होंने काफी जो है आलोचना की थी अंग्रेजों की। कौन सी बुक में? द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ठीक ना? बुक्स ऑन थियरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन किसने लिखी थी? दादा भाई। वही बात बार बार देख रहे, इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आप लोग खाली गांधी जी को पढ़ के चले जाएंगे। ठीक? और या तो फिर शुरू करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पढ़ के चले जाएंगे एग्जाम। ठीक? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? सर आर्थर कॉटन। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे बेनियान। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारतीय अंग्रेजी शासन का परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण। और
The impact of industrial revolution on India in early 19th century is that Indian handicraft industries were destroyed. ठीक ना, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इन्होंने काफी जो है नुकसान पहुंचाया था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, जय हिंद।